आज हम लोग क्लास 9th की स्पर्श पुस्तक के कविता नए इलाके में खुशबू रचते हैं हाथ का डिस्कशन करेंगे। और इसके कवि हैं अरुण कमल। अरुण कमल का जन्म बिहार के रोहतास जिले के नासिरगंज में 15 फरवरी 1954 को हुआ। इन दिनों पटना विश्वविद्यालय में प्रधानाध्यापक हैं। इन्हें अपनी कविताओं के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार सहित कई अन्य पुरस्कारों से भी सम्मानित किया गया है। इन्होंने कविता लेखन के अलावा कई पुस्तकों और रचनाओं का अनुवाद भी किया। अरुण कमल की प्रमुख कृतियाँ अपनी केवल धार, सबूत, नए इलाके में, पुतली में संसार तथा कविता और समय। इनके अलावा अरुण कमल ने माइकोवेसिक की आत्मकथा और जंगल बुक का हिंदी में और हिंदी के युवा कवियों की कविताओं का अंग्रेजी में अनुवाद किया, जो वॉयसेज नाम से प्रकाशित हुआ। अरुण कमल की कविताओं में नए बिंब, बोलचाल की भाषा, खड़ी बोली के अनेक छंदों का समावेश है। इनकी कविताएं जितनी आप बीती हैं उतनी ही जग बीती भी हैं। इनकी कविताओं में जीवन के विविध क्षेत्रों का चित्रण है। इस विविधता के कारण इनकी भाषा में भी विविधता के दर्शन होते हैं। ये बड़ी कुशलता और सहजता से जीवन प्रसंगों को कविता में रूपांतरित कर देते हैं। इनको कविता में वर्तमान शोषण, मूल व्यवस्था के खिलाफ आक्रोश, नफरत और उसे उलटकर एक नई मानवीय व्यवस्था का निर्माण करने की आकुलता सर्वत्र दिखाई देती है। प्रस्तुत पाठ की पहली कविता नए इलाके में एक ऐसी दुनिया में प्रवेश का आमंत्रण है जो एक ही दिन में पुरानी पड़ जाती है और यह इस बात का बोध कराती है कि जीवन में कुछ भी स्थायी नहीं होता है। इस पल पल बसती बिगड़ती दुनिया में स्मृतियों के भरोसे नहीं जिया जा सकता। इस भाव की दूसरी कविता खुशबू रचते हाथ सामाजिक विषमताओं को बेनकाब करती है। यह किसकी और कैसी कारस्तानी है कि जो वर्ग समाज में सौंदर्य की सृष्टि कर रहा है, उसे खुशहाल बना रहा है, वही वर्ग अभाव में, गंदगी में जीवन बसर कर रहा है। स्टूडेंट, अब हम लोग कविता शुरू करेंगे। नए इलाके में। इन नए बसते इलाकों में जहाँ रोज बन रहे नए मकान, मैं अक्सर रास्ता भूल जाता हूँ। कवि कहता है कि शहर में नए मोहल्ले रोज ही बसते हैं। ऐसी जगहों पर रोज नए नए मकान बनते हैं। रोज नए बनते मकानों के कारण कोई भी व्यक्ति ऐसे इलाके में रास्ता भूल सकता है। कवि को भी यही परेशानी होती है। वह भी इन मकानों के बीच अपना रास्ता हमेशा भूल जाता है। धोखा दे जाते हैं पुराने निशान। खोजता हूँ ताकता पीपल का पेड़, खोजता हूँ ढहा हुआ घर और ज़मीन का खाली टुकड़ा जहाँ से बाएं मुड़ना था मुझे। फिर 2 मकान बाद बिना रंग वाले लोहे के फाटक का घर था, एक मंजिला। कवि कहता है कि जो पुराने निशान हैं वे धोखा दे जाते हैं, क्योंकि कुछ पुराने निशान तो सदा के लिए मिट जाते हैं। कवि के साथ अक्सर ऐसा होता है कि वह अपना रास्ता ढूंढने के लिए पीपल के पेड़ को खोजते हैं, परंतु हर जगह मकानों के बनने के कारण उस पीपल के पेड़ को काट दिया गया है। फिर कभी पुराने गिरे हुए मकान को ढूंढते हैं, परंतु वह भी कहीं नहीं दिखते। कवि कहता है कि पहले तो उसे घर का रास्ता ढूंढने के लिए ज़मीन के खाली टुकड़े के पास से बाएं मुड़ना पड़ता था। उसके बाद 2 मकान के बाद बिना रंग वाले लोहे के दरवाजे वाले एक मंजिले मकान में जाना होता था। कहने का तात्पर्य यह है कि कवि को अब बहुत से मकानों के बन जाने से घर का रास्ता ढूंढने में परेशानी का सामना करना पड़ता है। और मैं हर बार एक घर पीछे चल देता हूँ या 2 घर आगे ठकमकाता हूँ। यह रोज कुछ बन रहा है, रोज कुछ घट रहा है। यहाँ स्मृति का भरोसा नहीं।
कवि कहता है कि अपने घर जाते हुए वह हर बार या तो अपने घर से एक घर पीछे ठहर जाता है या डगमगाते हुए अपने घर से 2 घर आगे बढ़ जाता है। कवि कहते हैं जहाँ रोज ही कुछ नया बन रहा हो और कुछ मिटाया जा रहा हो, वहाँ पर अपने घर का रास्ता ढूंढने के लिए आप अपनी याददाश्त पर भरोसा नहीं कर सकते। एक ही दिन में पुरानी पड़ जाती है दुनिया। जैसे वसंत का गया पतझड़ को लौटा हूँ, जैसे बैसाख का गया भादों को लौटा हूँ। अब यही है कि उपाय की हर दरवाज़ा खटखटाओ और पूछो क्या यही है वो घर। कवि कहता है कि एक ही दिन में सब कुछ इतना बदल जाता है कि एक दिन पहले की दुनिया पुरानी लगने लगती है। ऐसा लगता है जैसे महीनों बाद लौटा हूँ। ऐसा लगता है जैसे घर से वसंत ऋतु से बाहर आ गया था और पतझड़ ऋतु में लौट कर आया हूँ। जैसे बैसाख ऋतु में गया और भादों में लौटा हूँ। कवि कहता है कि अब सही घर ढूंढने का एक ही उपाय है कि हर दरवाज़ा खटखटाकर पूछो कि क्या यह सही घर है। समय बहुत कम है तुम्हारे पास, आ चल पानी ढा आ रहा आकाश, शायद पुकार ले कोई पहचान ऊपर से देखकर। कवि कहता है उसके पास अपना घर ढूंढने के लिए बहुत कम समय है, क्योंकि अब तो आसमान से बारिश भी आने वाली है और कवि को उम्मीदें हैं कि कोई परिचित उसे देख लेगा और आवाज़ लगाकर उसे घर ले जाएगा। खुशबू रचते हाथ। कई गलियों के बीच, कई नालों के पार, कूड़े करकट के ढेरों के बाद बदबू से फटते जाते टोले के अंदर खुशबू रचते हैं हाथ, खुशबू रचते हैं हाथ। कवि कहता है कि अगरबत्ती का इस्तेमाल लगभग हर व्यक्ति करता है। अगरबत्ती हालांकि पूजा पाठ में इस्तेमाल होती है, लेकिन उसकी खुशबू की ही शायद वह वजह होती है कि लोग उसे प्रतिदिन इस्तेमाल करते हैं। इस कविता में कवि ने खुशबूदार अगरबत्ती बनाने वालों के बारे में बताया है कि जो खुशबू से कोसों दूर हैं। ऐसी कवि ने इसलिए कहा क्योंकि अगरबत्ती का कारखाना अक्सर किसी तंग गली में, घरों और सड़कों के किनारे, गंदे पानी के बहाव के लिए बनाए गए रास्ते के पार और बदबूदार कूड़े के ढेर के समीप होता है। ऐसे स्थानों पर कई कारीगर अपने हाथों से अगरबत्ती को बनाते हैं। उभरी नसें हाथों, हाथ घिसे नाखून वाले हाथ, पीपल के पत्ते से नए नए हाथ, जूही की डाल से खुशबूदार हाथ, गंदे कटे पिटे हाथ, जख्म से फटे हुए हाथ, खुशबू रचते हैं हाथ, खुशबू रचते हैं हाथ। कवि कहता है अगरबत्ती बनाने वाले कारीगरों के हाथ तरह तरह के होते हैं। किसी के हाथों में उभरी हुई नसें होती हैं, किसी के हाथों के नाखून घिसे हुए होते हैं। कुछ बच्चे भी काम करते हैं जिनके हाथ में पीपल के नए पत्तों की तरह कोमल होते हैं। कुछ कम उम्र की लड़कियां भी होती हैं जिनके हाथ जूही के फूल की डाल की तरह खुशबूदार होते हैं। कुछ कारीगरों के हाथ गंदे, कटे फटे और चोट के कारण फटे हुए भी होते हैं। कवि कहता है कि दूसरों के लिए खुशबू बनाने वाले खुद न जाने कितनी और कैसी तकलीफ़ों का सामना करते हैं। यही इस गली में बनती है मुल्क की मशहूर अगरबत्तियाँ। इन्हीं गंदे मोहल्लों के गंदे लोग बनाते हैं केवड़ा, गुलाब, खस और रातरानी की अगरबत्तियाँ। दुनिया की सारी गंदगी के बीच दुनिया को सारी खुशबू रचते हैं हाथ, खुशबू रचते हैं हाथ, खुशबू रचते हैं हाथ। कवि कहता है कि इस तंग गली में पूरे देश की प्रसिद्ध अगरबत्ती बनती है। उसे गंदे मोहल्ले के गंदे लोग, गरीब लोग ही केवड़ा, गुलाब, खस और रातरानी की खुशबू वाली अगरबत्तियाँ बनाते हैं। यह एक विडंबना है कि दुनिया की सारी खुशबू उन गलियों में बनती है जहाँ दुनिया भर की गंदगी समाई होती है। तो स्टूडेंट, ये कविता आज यहीं पे समाप्त होती है। अब हम लोग अगला चैप्टर डिस्कस करेंगे। प्लीज़ सब्सक्राइब माय